आज के इस वीडियो में मैं आपको क्लास 11th के पॉलिटी का चैप्टर नंबर 3 चुनाव और प्रतिनिधित्व इस चैप्टर को कंप्लीट कराने वाला हूँ एक सिंगल वीडियो में। इससे पहले इस चैनल पर मैंने चैप्टर 1 और चैप्टर 2 को अपलोड कर दिया है। अगर आपने ना देखा हो तो आप उनको जाके देख सकते हो। इसके साथ साथ आप चाहो तो साथ ही साथ इसके नोट्स बना सकते हो, जिससे एग्जाम टाइम पे आपको एनसीईआरटी बुक पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप इन नोट्स को रिविजन करके एग्जाम में अच्छे मार्क्स ला सकते हो। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। मैंने हर एक टॉपिक को बहुत ही शॉर्ट नोट्स के रूप में मैंने लिख रखा है और इसको कवर कराने वाला हूँ मैं। ठीक है, और अगर आप इसके नोट्स बना लोगे तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाले एग्जाम के अंदर। देखो, तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। जो चैप्टर का जो स्टार्टिंग का जो पॉइंट है वो है, देखो, चुनाव और लोकतंत्र। ये हमारा पहला टॉपिक है। तो देखो, इस टॉपिक से हमें पढ़ना क्या है, हमें ये दो चीज़ों को पढ़ना है। ठीक है, दो क्वेश्चन इसका हमें इसका जवाब देखना है इसमें कि क्या बगैर चुनाव के लोकतंत्र बना रह सकता है। कि अगर एक देश है, अगर वो देश चुनाव नहीं कराता, इलेक्शन नहीं कराता है, तो क्या उस देश में लोकतंत्र बना रह सकता है। ठीक है, तो इसका आंसर है नहीं। बिना चुनाव के लोकतंत्र संभव हो ही नहीं सकता, क्योंकि लोकतंत्र बात करता है कि लोकतंत्र के अंदर सभी की भागीदारी होनी चाहिए। ठीक है, अब अगर जैसे मान लेते हैं एक देश है, ठीक है, अब उस देश में लोकतंत्र तो ये कहता है ना कि कोई भी नियम कानून कि कुछ भी देश के अंदर सरकार कर रही है तो उसमें लोगों की भागीदारी, क्योंकि लोकतंत्र का मतलब होता है जनता का शासन, लोगों का शासन। ठीक है, तो ये अब अगर ये चुनाव होगा ही नहीं तो लोकतंत्र उस देश में संभव हो ही नहीं सकता। क्योंकि अब अगर ये होता क्या है, देखो, उस इसको समझने से पहले आप एक चीज समझो। देखो, एक प्रत्यक्ष होता है और एक अप्रत्यक्ष लोकतंत्र होता है। इन दोनों में अंतर क्या होता है? तो देखो, प्रत्यक्ष लोकतंत्र का मतलब होता है कि सरकार के निर्णय में जनता की सीधे हिस्सेदारी। मतलब सरकार कोई भी निर्णय लेती है तो जनता क्या होगी, प्रत्यक्ष रूप से डायरेक्ट उसमें इन्वॉल्व होगी, उसमें हिस्सा लेगी। तो इस वाले केस में इसको कहते हैं हम प्रत्यक्ष लोकतंत्र। ठीक है, सरकार को कोई नियम कानून बनाना है तो सरकार क्या करेगी, डायरेक्ट जनता से पूछेगी। ठीक है, जनता के सजेशन से लेगी। अब जिस देश में ऐसा होता है उसको कहते हैं कि वहां पे प्रत्यक्ष लोकतंत्र है। ठीक है, एग्जाम्पल के रूप में यूनान के नगर राज्य प्रत्यक्ष लोकतंत्र का उदाहरण है। ठीक है, प्राचीन टाइम में यूनान के जो नगर राज्य थे वहां पे ऐसे ही होता था। किसी भी प्रकार के नियम कानून को लागू करना है तो जनता से उसकी राय ली जाती थी। अगर जनता पक्ष में है तो उसको लागू किया जाता है, जनता विपक्ष में तो उसको लागू नहीं किया जाता। इसे कहते हैं प्रत्यक्ष लोकतंत्र। वर्तमान देश के अंदर, अगर वर्तमान पूरे विश्व में देखें तो प्रत्यक्ष लोकतंत्र के एग्जाम्पल बहुत ही कम है। रीजन ये है क्योंकि प्रत्यक्ष लोकतंत्र ऐसे देश में संभव हो सकता है जहाँ पे जो आबादी होनी चाहिए वो छोटी होनी चाहिए। ठीक है, जैसे मान लेते हैं कहीं पे 3 लाख 4 लाख की आबादी है, बहुत छोटी आबादी है। अब भारत जैसे जो क्या है 140 करोड़ की आबादी है, तो हम कोई भी कानून लागू करने के लिए हम जनता से विचार विमर्श नहीं कर सकते क्योंकि बहुत बड़ी आबादी है। ठीक है, लोकतंत्र का दूसरा रूप है अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। इसमें क्या होता है, जो जनता होती है सरकार के फैसले में प्रत्यक्ष हिस्सा नहीं लेती है। ठीक है, एग्जाम्पल के रूप में भारत अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है। अब कहने का मतलब अब जनता प्रत्यक्ष हिस्सा नहीं लेते। कहने का मतलब देखो, इलेक्शन होता है तो जनता क्या करती है, अपने जो प्रतिनिधि है, अपने जो प्रतिनिधि है इसको चुनती है, और जो ये प्रतिनिधि होती है ये जाके क्या करते हैं, कानून बनाते हैं। ये अंतर है प्रत्यक्ष लोकतंत्र मतलब क्या है अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में। प्रत्यक्ष लोकतंत्र में तो जैसे कोई कानून बनाना है तो डायरेक्ट जनता ही बताएगी कि इसको बनाना है, इसको नहीं बनाना। लेकिन अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में क्या होता है, आबादी बहुत ज्यादा होती है, इसके अलावा विविधताएं बहुत ज्यादा होती हैं, जिसके कारण हर एक कानून के लिए जनता से हम नहीं पूछ सकते, अगर जनता उसमें अपना मत नहीं दे सकती। ऐसे में क्या होता है, जनता अपना प्रतिनिधि चुनती है, और ये जो प्रतिनिधि थी ये आगे जाके उस कानून को बताते हैं कि उस ये कानून बनना चाहिए नहीं बनना चाहिए। तो ये जो प्रतिनिधि है वो कहाँ से है, इलेक्शन होके तो है, इसका इलेक्शन हुआ है, जनता ने अपनी मर्जी से चुना है, तब जाके ये प्रतिनिधि के रूप में आया है और ये इस कानून प्रक्रिया में, कानून बनाने की प्रक्रिया में अपनी हिस्सेदारी कर रहा है। तो यही क्वेश्चन जो पहला है कि क्या बगैर चुनाव के लोकतंत्र संभव है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। अगर देश के अंदर लोकतंत्र है तो वहाँ पे इलेक्शन होना ही चाहिए। बिना चुनाव के लोकतंत्र संभव नहीं हो सकता, फिर तो गैर लोकतांत्रिक देश बन जाएगा। देखो, जो दूसरा क्वेश्चन है, क्या बगैर लोकतंत्र के चुनाव हो सकता है। कि अगर जैसे मान लेते हैं वहां पे कहीं पे क्या है कि अगर वहां पे लोकतंत्र नहीं है तो क्या वो चुनाव, मतलब वहां पे चुनाव कराना ठीक होगा, ये दूसरा क्वेश्चन ये कह रहा है। तो कई सारे जो गैर लोकतांत्रिक देश हैं वो ऐसा ही करते हैं। जैसे अब देखो, जैसे क्या है, नॉर्थ कोरिया है। ठीक है, नॉर्थ कोरिया है, ये बिल्कुल तानाशाह वाला वो है देश है। यहाँ पे लोकतंत्र नहीं है फिर भी यहाँ पे इलेक्शन होता है। तो बहुत सारे जो गैर लोकतांत्रिक जो देश हैं वो भी अपने आप को ये प्रचार, मतलब ये प्रयास करती हैं कि वो अपने आप को लोकतांत्रिक घोषित करें, और ऐसा करने के लिए क्या कराते हैं, अपने देश के अंदर इलेक्शन कराते हैं। हालांकि जो इलेक्शन होता है, जो चुनाव होता है वो निष्पक्ष नहीं होता है। ठीक है, कई बार देखो, जिस मान लीजिए जैसे चीन हो गया,
चीन भी प्रत्यक्ष मतलब पूरी तरह से लोकतांत्रिक देश नहीं, वहाँ पे एक ही पार्टी का शासन है। रूस हो गया, वहाँ पे एक या दो पार्टी का शासन है, ठीक है, मुख्यतः एक ही पार्टी का शासन है। तो ये पूरी तरीके से प्रत्यक्ष लोकतंत्र के एग्जाम्पल नहीं है, ठीक है। लेकिन क्या है, जितने भी जो गैर लोकतांत्रिक देश हैं ये जरूर प्रयास करते हैं चुनाव करवा के कि वो अपने आप को दिखा सके कि वो भी लोकतांत्रिक देश है, ठीक है। तो क्या बगैर लोकतंत्र के चुनाव हो सकता है? तो बिल्कुल हो सकता है, ये संभव है। और ऐसा जो गैर लोकतांत्रिक देश है ये करने का प्रयास करते हैं, ठीक है। तो इस टॉपिक से हमें ये चीजें दो क्वेश्चन हमें मतलब इस दो क्वेश्चन को हमें देखना था जिसको हमने देखा है, ठीक है। यहाँ से विशेष कोई क्वेश्चन आता नहीं है। हाँ, बस ये याद रखना प्रत्यक्ष लोकतंत्र और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र क्या होता है। आगे देखते हैं। देखो, जो अगला टॉपिक वो है भारत में चुनाव व्यवस्था, ठीक है। हमें भारत के अंदर जो इलेक्शन की व्यवस्था है कि चुनाव किस प्रकार से होते हैं, कौन सी प्रणाली से होते हैं, उसको हम देखने वाले हैं। जैसे जो पहला है, भारत के अंदर इलेक्शन होता है वो जो सबसे आगे वही जीते, ये एक प्रणाली है इलेक्शन कराने की। और भारत में जो सबसे कॉमन और जो सबसे सफल जो प्रणाली रही है वो यही रही है कि जो सबसे आगे वही जीते। इसका सीधा सीधा कहने का मतलब है कि ये दो कैंडिडेट हैं, ठीक है, दो उम्मीदवार हैं। अब दोनों ने इलेक्शन लड़ा, इसको मान लेते 10 वोट मिला, इसको 7 वोट मिला, तो ये व्यवस्था कहती है कि जिसको ज्यादा वोट मिला वो जीत गया, मतलब 10 वाला जीत गया, ये विजयी होगा, ये हार गया, ठीक है। यही इसका मतलब, जो सबसे आगे वही जीते, ठीक है। मतलब जिसको ज्यादा वोट मिला वो जीत गया, जिसको कम वोट मिला वो हार गया, ये बात कहता है। अब देखते हैं इसमें क्या है, ठीक है, क्योंकि इसमें क्या है, देखो इस प्रणाली में क्या क्या चीजें आती है उसको मैंने डिटेल से पॉइंट टू पॉइंट इसमें लिख रखा है। जैसे इस व्यवस्था में जिस प्रत्याशी का मतलब होता है जो इलेक्शन में खड़ा हुआ है, तो दूसरे सभी प्रत्याशियों से ज्यादा वोट मिले हैं, मतलब सबको जिसको सबसे ज्यादा जिस प्रत्याशी को सबसे ज्यादा वोट मिला है उसे ही निर्वाचित घोषित कर दिया जाता है, मतलब वो जीत जाता है। और जो विजयी प्रत्याशी के लिए यह आवश्यक नहीं है कि उसे कुल मतों का बहुमत मिले, ये भी जरूरी नहीं है। इसका मतलब ये होता है, बहुमत का मतलब क्या होता है, जैसे मान लेते हैं कि 10 लोग हैं वोट डालने वाले, ठीक है, मतलब मत डालने वाले, वोट डालने वाले 10 लोग हैं, तो बहुमत का मतलब होता है कि 10 जितनी भी सीटें उसको 2 से डिवाइड करो, तो 2 से डिवाइड करोगे 5 और उसमें 1 प्लस कर दो, मतलब 6, ठीक है, मतलब 1 प्लस करोगे तो ये जगह 6, इससे कहते हैं बहुमत। जैसे 10 लोग वोट डालने वाले हैं तो 10 का बहुमत निकालोगे तो 6 निकलेगा, इसका मतलब बहुमत के अनुसार ये होता है। जैसे तो इसमें हम बहुमत नहीं देखते, ठीक है, इसका लिख के इसमें हम बहुमत नहीं देखते हैं, जो सबसे आगे जीतने में हम बहुमत नहीं देखते। इससे कोई मतलब ही नहीं है कि उसको बहुमत मिला नहीं मिला, ठीक है, हम ये देखते हैं कि उसको सबसे ज्यादा वोट मिला नहीं मिला, ठीक है। इसको मैं एक और एग्जांपल समझा देता हूं। जैसे मान लेते हैं 3 कैंडिडेट है और 10 लोग ही वोट डालने वाले, ठीक है। अब ऐसे में मान लेते हैं एक को मिला 5 वोट, एक को मिला 3 वोट और एक को मिला 2 वोट, तो इस व्यवस्था के अनुसार जिसको सबसे ज्यादा वोट मिला है वो इसको मिला है, 5 वाले को मिला है, इसका मतलब ये जीत गया। अब इसको बहुमत मिला नहीं मिला इसको हम चेक ही नहीं कर रहे, क्योंकि बहुमत के लिए 6 चाहिए। देखो 6 किसी को नहीं मिला, तो हम इस वाली व्यवस्था में हम इस बात को, बहुमत वाली बात को नकार देते हैं, बहुमत की जरूरत ही नहीं है। आपको सिर्फ ये देखना है कि किसको सबसे ज्यादा वोट मिला है, जिसको ज्यादा वोट मिला वो जीत गया, ठीक है। इसके अलावा इस विधि को बहुलवादी प्रबंधन भी कहा जाता है, ये भी याद रखना। और संविधान में इसी विधि को अपनाया है, मतलब हमारे संविधान में इसी जो ये विधि है इसको ही अपनाया गया है। एग्जाम्पल के रूप में बात करें तो 1984 में लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी को 543 में से 415 सीटें मिली। लोकसभा में 543 सीटें, एक नंबर पूछ लेता है, याद रखना, ठीक है। और जिसमें से 415 सीटें मिली, यह लगभग कुल सीटों का 80% है, मतलब कुल सीटों का लगभग 80% केवल एक ही पार्टी को मिला, जबकि कांग्रेस पार्टी को 48% लोगों ने वोट दिया। इन दोनों में अंतर है। देखो यहाँ पे बात हो रही है सीटों के हिसाब से कि 543 में से 415 सीटें मिली, तो सीटों के हिसाब से देखो तो 80% वोट मिला है। लेकिन अगर पूरे जनता, देश की जनता के हिसाब से देखिए कि कितने लोगों ने तो कांग्रेस पार्टी को वोट दिया, तो केवल 48% लोगों ने वोट दिया। इसका मतलब इनको बहुमत नहीं मिला है। तो ये जो एग्जाम्पल ये दिखाता है कि बहुमत की यहाँ पे जरूरत नहीं है आपको सिर्फ इतना है कि ज्यादा वोट मिला तो आप जीत गए। इस बात को दिखाने के लिए इस एग्जाम्पल का प्रयोग किया गया है। आगे देखते हैं। देखो जो दूसरा तरीका है इलेक्शन कराने का भारत के अंदर में, लेकिन इसका प्रयोग भारत में सीमित रूप से होता है, ठीक है। जो सबसे आगे वही जीते, ये जो प्रणाली है इसी का सबसे ज्यादा यूज होता है, जो हमने पहला पढ़ा। तो दूसरा वाला इसका प्रयोग जो होता है बहुत सीमित ही है भारत के अंदर, ठीक है। इसका हमें एग्जाम्पल के रूप में इजराइल का पढ़ने को मिलता है। तो देखो समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली एक दूसरा तरीका है इलेक्शन कराने का। इसमें क्या होता है कि इस प्रणाली में किसी पार्टी को उतनी ही फीसद में सीटें मिलती हैं जितनी फीसद उसे वोट मिलता है। कहने का मतलब ये एक पार्टी को जितने % वोट मिलेगा उतनी % उसको सीटें मिलेगी, ये कह रहा है, ठीक है। इसको मैं एग्जांपल के ऊपर समझाता हूँ। जैसे 100 सीटें हैं, ठीक है, मतलब 100 लोग वोट देने वाले। अब पार्टी के A, B और C पार्टी हैं। अब होता क्या है, A को मान लेते हैं, A को 40%,
लोगों ने वोट दिया, ठीक है। बी को देखो 100 लोग हैं, ठीक है, 100 में से 40% लोगों ने ए को वोट दिया, बी को 30% लोगों ने वोट दिया और सी को 30% लोगों ने वोट दिया। अब ऐसे केस में क्या होगा, देखो जो ये पहली लाइन कह रहा है ना कि इस प्रणाली में किसी पार्टी को उतने फीसद सीटें मिलती हैं जितने फीसद उसे वोट मिलता है। इसका मतलब देखो अब होता क्या है, अब इसको 40% लोगों ने वोट दिया है तो सीटें भी 40% के हिसाब से मिलेगी। 100 का 40% 40 होता है, तो इसका मतलब इसको 40 सीटें मिलेगी, ए को 40 सीटें ही मिलेगी। बी को 30% लोगों ने वोट दिया तो 100 का 30% होता है 30, तो इसको 30 सीटें मिलेगी, इसको भी 30 सीटें मिलेगी। इस प्रकार से ये बात कही जा रही है, जिस पार्टी को जितने परसेंट वोट उतना ही प्रतिशत उसको सीटें मिलेगी, लेकिन जो सबसे आगे वही जीते। इस हल प्रणाली में ऐसा नहीं होता है। इसके अलावा अगला, हर एक पार्टी चुनाव से पूर्व अपने प्रत्याशियों की एक प्राथमिकता सूची जारी कर देती है। जैसे ए पार्टी है, ठीक है, अब ए पार्टी को पता है कि 100 सीटों पे, मतलब मान लेते हैं 100 सीटें हैं, इसके लिए इलेक्शन हो रहा है, तो ए प्रत्याशी क्या करेगी, अपने 100 लोगों की एक लिस्ट जारी कर देगी पहले ही, और वरीयता पूर्वक, जैसे 1 से लेकर 200 तक गिनती होगी और उसमें नाम होगा, सबसे ऊपर ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये। मान लेते हैं ए को 40% वोट मिला, इसका मतलब 1 से लेकर 40 तक के जो है जो सांसद या फिर जो विधायक बनेंगे ए पार्टी से वो यही बनेंगे। अब जो 41वां नंबर होगा वो क्या होगा, वो उसको कोई भी पद नहीं मिलेगा। तो इस प्रकार से यहाँ पे ये पहले एक सूची जारी कर देते हैं और अपने वरीयता के हिसाब से कि सबसे ऊपर किसको रखेंगे, फिर किसको रखेंगे, फिर किसको रखेंगे, फिर किसको रखेंगे। इस प्रकार से मंत्री और विधायक यहाँ पे चुने जाते हैं इस प्रणाली में, जो कि इजराइल में होता है, ठीक है। तो हर एक पार्टी क्या करता है, इलेक्शन से पहले ही अपने प्रत्याशियों की एक प्राथमिकता सूची जारी कर देता है। इस प्रणाली में मतदाता राजनीतिक दलों को मत नहीं देता है, ना ही उनके प्रत्याशियों को, ठीक है। इसके अलावा देखो कहने का मतलब, देखो इस प्रणाली में जो मतदाता है राजनीतिक दलों को मत देता है। राजनीतिक दलों को कहने का मतलब देखो, जैसे 3 पार्टी थे, हमने माना ए बी सी, तो वो पार्टियों के हिसाब से वोट देता है। कोई भी व्यक्ति से पूछोगे कि उसने किसको वोट दिया, तो ये नहीं बोलेगा कि ए पार्टी किस कैंडिडेट को वोट दिया है, वो ये बोलेगा कि मैंने ए को वोट दिया, मैंने बी को वोट दिया, मैंने सी को वोट दिया। मतलब समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली में क्या होता है, हम किसी एक व्यक्ति को वोट नहीं देते, उस पार्टी को वोट देते हैं। जैसे भारत में क्या होता है, जैसे एक निर्वाचन क्षेत्र में, जैसे मान लेते हैं कांग्रेस पार्टी का एक व्यक्ति खड़ा होगा, आम आदमी पार्टी का एक व्यक्ति खड़ा होगा, बीजेपी का एक व्यक्ति खड़ा होगा, तो हमें पता है कि आम आदमी पार्टी से कौन खड़ा है, कांग्रेस से कौन खड़ा है, बीजेपी से कौन खड़ा है, तो हम उस व्यक्ति के नाम पे वोट देते हैं, ठीक है। हम ये थोड़ी कहते हैं हमने बीजेपी को वोट दिया, हम उस व्यक्ति को देख के वोट दे रहे हैं। हालांकि वो बीजेपी मान लेते हैं बीजेपी का, लेकिन उस व्यक्ति को देख के वोट दे रहे हैं। यहाँ पे ऐसा नहीं होता है, उस व्यक्ति को पता ही नहीं कि वो व्यक्ति कौन है, हम सिर्फ पार्टियों के नाम पे वोट दे के आते हैं। समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली में यही होता है, ठीक है। इसके आगे अगला, भारत में समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली को सिर्फ अप्रत्यक्ष चुनाव हेतु ही सीमित रूप से अपनाया गया, मतलब सीमित रूप से इसका प्रयोग किया जाता है अप्रत्यक्ष चुनाव के लिए भारत के अंदर। हमारा संविधान राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यसभा तथा विधान परिषदों के चुनाव हेतु समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली का एक तीसरा और जटिल स्वरूप प्रस्तावित करता है। मतलब समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली की बात करें तो इसको हम लिमिट में ही यूज करते हैं, वो भी राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यसभा और विधान परिषद। ये 4 इलेक्शन है, बहुत इसी का ही हम यूज करते हैं, ठीक है। जो लोकसभा और राज्य की विधानसभा का इलेक्शन है, ठीक है, जिसके बेसिस पे सरकारें मुख्यतः बनती है और चलती हैं, उसका इलेक्शन हम इस प्रणाली से नहीं कराते। ये जो प्रणाली है बहुत जटिल है, ठीक है। आगे देखते हैं अगला, देखो समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के प्रकार। अब इनको प्रकारों की बात करें तो देखो, एक प्रकार है जो कि इजराइल के अंदर देखने को मिलता है, इजराइल और नीदरलैंड में। इसमें क्या होता है कि पूरे देश को एक निर्वाचन क्षेत्र मान लिया जाता है। जैसे इजराइल है, तो इजराइल को हम, जैसे भारत में जब इलेक्शन होता है तो क्या होता है, हम छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देते हैं, निर्वाचन क्षेत्र में बांट देते हैं। लेकिन इजराइल में पूरे देश को एक ही निर्वाचन क्षेत्र मान लिया जाता है। अब यहाँ पे जैसे मान लेते 3 पार्टी ए बी सी, तो बस इसी को वोट देना है, ठीक है। आपको जाकर बताना है कि ए को वोट देना है, बी को वोट देना है, सी को वोट देना है। पार्टी डिसाइड करेगी किसको विधायक बनाना है, किसको मंत्री बनाना है, ठीक है। और प्रत्येक पार्टी को राष्ट्रीय चुनाव में हासिल वोटों के अनुपात में सीटें दे दी जाती है। जैसे बताया ना कि मान लेते ए को 40% लोगों ने वोट दिया, तो जितनी भी सीटें होगी उसका 40% ए को मिलेगा। बी को मान लेते हैं 20% लोगों ने वोट दिया तो उसको 20% मिलेगा। सी को मान लेते हैं 40% लोगों ने वोट दिया तो सी को 40% मिलेगा। अब ऐसे केस में हमेशा गठबंधन की सरकार बनती है, कि इसका मतलब जो सरकारें बनेगी उसमें से जो मंत्री होंगे 40% ए के होंगे, 20% बी के होंगे, 40% सी के होंगे। तो हमेशा यहाँ पे गठबंधन की सरकार ही बनती है, ठीक है। इसके अलावा देखो जो दूसरा तरीका है वो अर्जेंटीना और पुर्तगाल, मतलब वहाँ पे देखने को मिलती है समानुपातिक प्रतिनिधित्व, जहाँ पे क्या होता है पूरे देश को बहु सदस्य निर्वाचन क्षेत्र में विभाजित कर दिया जाता है।
बहुत सारे, जैसे मान लेते ब्राजील है ये, ठीक है, सॉरी मतलब अर्जेंटीना है, तो अर्जेंटीना इलेक्शन के लिए हम छोटे छोटे निर्वाचन क्षेत्रों में बांट देते हैं। ये भी एक तरीका है समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली का। और हर एक पार्टी हर एक निर्वाचन क्षेत्र तो अपने प्रत्याशियों की एक सूची जारी करती है। तो ये भी याद रखना इसके प्रकार को लेकर। अगला है राज्यसभा के चुनाव में समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली। जो भारत का जो राज्यसभा है उसके चुनाव में इसका प्रयोग किया था, तो किस तरीके से ये प्रणाली अस्तित्व में, मतलब चीजें क्या क्या चलती है उसको हम देखने वाले हैं। जैसे देखो, समानुपातिक प्रणाली का जो तीसरा स्वरूप है वो भारत में देखने को मिलता है, जिसे एकल संक्रमणीय मत प्रणाली कहा जाता है। ठीक है, मतलब भारत के अंदर जो समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली है उसको एकल संक्रमणीय मत प्रणाली भी कहा जाता है। हर राज्य को राज्यसभा सीटों में, मतलब देखो अब जितने भारत का राज्य, जैसे 28 राज्य है, तो हर राज्य को राज्यसभा में, जो राज्यसभा है, राज्यसभा में सीटों का तय कोटा हासिल है। मतलब हर एक राज्य में का सीटें फिक्स है, कि जैसे दिल्ली के अंदर राज्यसभा की 7 सीटें हैं, ये फिक्स है। ठीक है, इन फ्यूचर मान लेते जैसे आबादी बढ़ेगी तो शायद इसकी सदस्य संख्या भी बढ़ जाए, इनका कोटा भी बढ़ जाए, क्योंकि जो ये सीटें दी जाती है आबादी के ऊपर दी जाती है। ठीक है, तो इस तरीके से देखोगे तो देखने को मिलता है कि हर एक राज्य का राज्यसभा में जो सीटें है उसका कोटा वो फिक्स है। राज्य की विधानसभा के सदस्यों द्वारा इन सीटों हेतु चुनाव कराया जाता है। देखो, राज्य की विधानसभा मतलब जितने भी जो एमएलए होते हैं, विधायक होते हैं, वो इसके इलेक्शन में भाग लेते हैं। जैसे दिल्ली से 7 जो लोग वो राज्यसभा में जाएंगे, तो 7 लोग, जैसे 7 सीटें खाली है दिल्ली से, तो 7 लोग इलेक्शन में खड़े हो जाएंगे। इनको वोट देने आएगा कौन? तो पूरे देश के जो एमएलए होंगे वो इसको वोट देने आएंगे। सॉरी, मतलब पूरे देश के एमएलए, सॉरी जैसे दिल्ली का है तो दिल्ली के जितने एमएलए होंगे वो क्या करेंगे, वो इनको चुनेंगे। जैसे दिल्ली में 70 एमएलए हैं, विधानसभा में 70 सीटें हैं, दिल्ली की विधानसभा में 70 सीटें हैं। तो इस तरीके से जो 70 एमएलए हैं वो इनका चुनाव करेंगे 7 लोगों का। मतदाता जो है चुनाव में खड़े तमाम प्रत्याशियों को अपनी इच्छा अनुसार एक वरीयता क्रम में वोट देते हैं। ठीक, ये मतलब जो एकल संक्रमण मत प्रणाली है इसमें इलेक्शन का तरीका कुछ अलग है सा होता है। जैसे मान लेते हैं, मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। जैसे 3 लोग हैं जो इलेक्शन में खड़े हुए हैं। अब ऐसे में क्या होगा, कोई एक व्यक्ति वोट देने आएगा। ठीक, जैसे 70 लोग हैं, 70 विधायक, 70 लोग जब वोट देने आएंगे इनको, तो ऐसे वरीयता में, कहने का मतलब है नॉर्मल चुनाव में तो क्या होता है, किसी एक व्यक्ति को चुनेगा और चल जाएगा। जिस मान लेते हैं उसको ये पसंद है तो इस पर बटन दबाएगा और चल जाएगा, इन दोनों को छोड़ देगा। लेकिन यहाँ पे एकल संक्रमणीय मत प्रणाली में क्या होता है, यहाँ पे बताया जाता है कि सबसे ऊपर, मतलब सबसे ऊपर आप किसको चुनना चाहते हो, वो नंबरिंग देने होता है। जैसे इसमें जैसे मान लेते इसको 1 नंबर दे दिया, उसका मानना एक व्यक्ति आया, उसने कहा, एक विधायक है, उसने कहा कि वो चाहता है कि ये व्यक्ति चुनाव जीते। फिर वो मतलब नंबर देगा कि अगर मान लेते ये चुनाव नहीं जीतता है तो बोलेगा कि फिर मैं दूसरे नंबर पे इसको रखूंगा, इसको जीतना चाहिए, और ये नहीं जीते तो हम तीसरे नंबर पे इसको रखूंगा। इसी तरह दूसरा व्यक्ति आएगा, वो कहेगा कि मैं पहले नंबर पे इसको चाहता हूँ कि ये जीते, दूसरे नंबर पे ये जीते, तीसरे नंबर पे जीते। इसी तरीके से यहाँ पे इलेक्शन का वरीयता होता है। ठीक है, ये इसमें ये चीजें देखने को मिलती हैं और इसी प्रकार से यहाँ पे इलेक्शन होता है। और लेकिन यहाँ पे आपको बहुमत जरूरी होता है। देखो, जीतने के लिए किसी प्रत्याशी को वोट का एक कोटा प्राप्त करना होता है, जिसे बहुमत कहते हैं। ठीक है, वो कोटा प्राप्त करना, तो कोटा निकालते कैसे, वो इस प्रकार से निकालते हैं कि कुल मतदान कितना है, मतलब टोटल सीटें कितनी है, या कितने लोग उसको वोट देने वाले हैं। ठीक है, अगला इसके बटे में आता है कुल विजयी उम्मीदवार, मतलब कितने सीटें खाली हैं प्लस 1 और इसके प्लस में 1, कुछ इस प्रकार से ये फॉर्मूला है। मैं एग्जाम्पल को समझाता हूँ। जैसे दिल्ली में क्या है, 70 सीटें हैं, 70 एमएलए हैं, तो 70 एमएलए है तो कुल मतदान कितने हो गए, 70, तो हमने 70 ऊपर लिख लिया। कुल विजयी उम्मीदवार मतलब कितने, जैसे मान लेते हैं राज्यसभा की 7 सीटें, जिसमें से दिल्ली के लिए 4 सीटें खाली हैं। ठीक है, तो 4 लिख लो। मान लेते हैं दिल्ली के 4 सीट राज्यसभा की सीटों के लिए ही जरूरी है। दिल्ली की जो 4 सीटें हैं, 7 सीट में से 3 भरी हुई है, 4 सीटों के लिए इलेक्शन होना है, तो जितने सीटों के लिए इलेक्शन होना है उसको इधर लिखोगे, इसका मतलब कुल विजयी उम्मीदवार, उसमें प्लस 1 करोगे, इसको सॉल्व करोगे, जितना आएगा उसमें आप क्या करोगे, 1 को प्लस कर दोगे, तो 70, देखो ये जगह 70, 4 और 1 5, जब इसे काटोगे तो ये आएगा आपका 14 में आपको 1 प्लस कर दोगे 1, इसका मतलब 15। इसका मतलब क्या है कि अगर किसी व्यक्ति को जो राज्यसभा का इलेक्शन लड़ रहा है तो उसको कम से कम 15 एमएलए समर्थन देना ही पड़ेगा। अगर 15 एमएलए जो है या जो विधायक उसको समर्थन देते हैं, इसका मतलब वो व्यक्ति राज्यसभा के लिए नॉमिनेट हो जाएगा, चुन लिया जाएगा।
और अब देखो पता कैसे चलेगा 15, तो जो ये वरीयता दी जाती है ना उसमें देखेंगे कि पहला कैंडिडेट कौन है जिसको 15 सीटें मिल गई है। मतलब देखो जैसे मान लेते हमने एक को देख लिया, दूसरे को देख लिया, तीसरा कैंडिडेट आएगा वो कहेगा मैं पहले नंबर पे इसको रखना चाहता हूँ, दूसरे नंबर पे इसको रखना चाहता हूँ, तीसरे नंबर पे इसको रखना चाहता हूँ। चौथा कैंडिडेट आएगा या चौथा विधायक है वो कहेगा कि मैं पहले नंबर पे इसको रखना चाहता हूँ, दूसरे नंबर पे इसको रखना चाहता हूँ, तीसरे नंबर पे इसको रखना चाहता हूँ। तो इसमें इस केस में ना हम ये देखते हैं कि पहला नंबर जैसे पहला कैंडिडेट है, ठीक है, हम इसको देखेंगे क्या ये जो एक 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 क्या 15 लोगों ने सब मतलब एक एक दिया इसको। अगर 15 व्यक्ति इसको मिल जाते हैं कि हाँ इन्होंने एक एक नंबर दिया इसको, तो ये जीत जाता है। तो ऐसी चीजें मतलब देखने को मिलती है। इस प्रकार से यहाँ पे इलेक्शन होता है, यहाँ पे आपको बहुमत की भी जरूरत पड़ती है। अगला जो है वो देखो, भारत में सर्वाधिक वोट से जीत की प्रणाली को क्यों स्वीकार किया गया है। अगर बात करें कि देखो इससे पहले वाली जो ये है ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगता है। अब भारत जैसे देश में अगर इस प्रणाली को लागू किया जाए तो बहुत सारे लोग कंफ्यूज रहेंगे कि इलेक्शन किस प्रकार से हो रहा है, ठीक है, क्या सही से हो रहा है नहीं हो रहा। मतलब ये जो व्यवस्था ये बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। यही रीजन रहता है कि भारत में जो सर्वाधिक वोट से जीतने वाली प्रणाली है इसको अप्लाई, क्योंकि बहुत सरल है। 2 व्यक्ति हैं, मान लेते 10 लोग इलेक्शन में खड़े हैं, सीधी सीधी बात है जिसको ज्यादा वोट मिला वो जीत गया। ये रीजन रहता है कि भारत के अंदर जो सर्वाधिक वोट से जीतने वाली प्रणाली इसको स्वीकार किया गया। अब देखो इसके रीजन समझ लेते हैं। पहला है समानुपातिक प्रणाली काफी जटिल प्रक्रिया है जिसका हमने पीछे देखा। इसके अलावा सर्वाधिक वोट से जीत वाली व्यवस्था की सफलता इसकी लोकप्रियता का कारण है, तो बहुत ज्यादा पॉपुलर है, ये भी एक रीजन रहता है। इसके अलावा आम जनता के लिए सर्वाधिक वोट से जीत वाली व्यवस्था को समझना काफी आसान है, बहुत इजी है, सरल है। इसके अलावा ये व्यवस्था जो है मतदाताओं को पार्टी के साथ साथ उम्मीदवारों के चयन, क्योंकि इसमें पार्टी तो चलो पार्टी तो जीतेगी जीतेगी, इसमें हम उम्मीदवारों का भी चयन करते हैं, ठीक है। जैसे मान लेते हैं पार्टियां हैं तो हर एक पार्टी अपना उम्मीदवार खड़ा कर देती है, उसका बाकायदा नाम होता है, ठीक है, उसका सारी डिटेल्स होती हैं। तो हम ये भी देख लेते हैं कि जिस पार्टी के सदस्य को हम वोट दे रहे हैं वो कैसा है, ठीक है। तो हम इसमें क्या है उम्मीदवारों के चयन का भी हम विकल्प है हमारे पास, यही रीजन रहता है कि हम इसको अपनाएं। इसके अलावा ये व्यवस्था जो है एक स्थायी सरकार बनाने का मार्ग प्रशस्त करती है। स्थायी सरकार मतलब यहाँ पे कई बार ये होता है कि गठबंधन की सरकार जरूरी नहीं होती है, एक अकेली सरकार भी चाहे तो सरकार बना सकती है, लेकिन समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली में क्या होता है हमेशा गठबंधन की सरकार बनेगी, क्योंकि ऐसा जैसे मान लेते 4 पार्टियां हैं जरूरी मतलब तो हर एक पार्टी को कुछ ना कुछ परसेंट वोट मिलेगा। अब जिस हिसाब से वोट मिलेगा उस हिसाब से सरकार में उनकी जगह बनेगी, तो हमेशा इसमें गठबंधन की सरकार बनती है। लेकिन इस अर्थव्यवस्था में एक स्थायी सरकार भी देखने को मिलती है। स्थायी सरकार मतलब एक ही पार्टी की सरकार भी यहाँ पे देखने को मिलती है, ठीक है। अगला देखते हैं, अगला जो टॉपिक है वो है निर्वाचन क्षेत्र का आरक्षण। तो जो निर्वाचन क्षेत्र इसका आरक्षण क्यों किया था और क्यों करना चाहिए, ठीक है। तो पहले थोड़ा इसका जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है उसको हम देखते हैं। जैसे देखो आजादी से पूर्व मतलब जब आजादी नहीं मिली थी तो क्या है भारत के अंदर न सिर्फ आजादी बल्कि आजादी के बाद भी और जब आजादी मिल रही थी उस समय भी और आज के में भी देखने को मिलता है कि देश के अंदर क्या है जाति आधारित भेदभाव बड़े पैमाने पर देखने को मिलता है। आजादी से पूर्व तो बहुत बड़े पैमाने पर फैला हुआ था। अब ऐसे में क्या होता है कि जो बड़ी जातियां हैं, अब मान लेते जैसे अगर आजाद जब भारत हो गया और उसमें भी सेम कंडीशन रहता है कि जाति के आधार पर भेदभाव हो रहा है और ऐसे टाइम में हम इलेक्शन करवाएं, हम चुनाव करवाएंगे, तो चुनाव का नतीजा क्या निकलेगा। चुनाव का नतीजा ये निकलेगा कि जो बड़ी जातियां हैं, जो पावरफुल लोग हैं, वही हमेशा जीतते रहेंगे चुनाव में, क्योंकि जो कमजोर जो दबा कुचला जो व्यक्ति है या जो जातियां हैं वो कभी ऊपर उठ ही नहीं पाएंगी। अगर हम सबको एक ही रेस में भगा दे, जैसे मान लिया हमने कह दिया कि इलेक्शन चुनाव हो रहा है, जिस व्यक्ति को खड़ा होना वो हो सकता है, तो ऐसे केस में जो गरीब तबका है, ठीक है, जो पिछड़ी जातियां हैं, वो कभी जो ब्राह्मण या फिर जो बड़ी जातियां उनसे कभी कम्पीट कर ही नहीं पाएंगे, ठीक है। क्योंकि अगर हम क्योंकि रीजन ये है क्योंकि ये लोग आबादी जो ये है आबादी तो ठीक ठाक है इन छोटी जातियों की, लेकिन कंडीशन ये है कि उनके पास उतने संसाधन नहीं है, उतने रिसोर्सेस नहीं है ताकि वो इलेक्शन लड़ सके, चुनाव जीत सके। तो यही रीजन रहता है कि जो बड़ी जातियां वो क्या हमेशा चुनाव जीतेंगी। जब हमारे संविधान निर्माता संविधान का स्ट्रक्चर तैयार कर रहे थे तब उनके माइंड में ये चीजें आ रही थी कि हमें क्या है कुछ ऐसा ढांचा तैयार करना होगा जिससे जो एक वो जाति जो संपन्न है और एक वो जाति जो पिछड़ी हुई है दोनों को हम बराबर ला सकते। ये रीजन रहता है कि आरक्षण जैसी चीजें आती हैं। तो ऐसे में जो ब्रिटिश सरकार है उन्होंने क्या नतीजा निकाला, उन्होंने क्या एक तरीका निकाला, उन्होंने पृथक निर्वाचक मंडल इसकी शुरुआत कर दी। एग्जाम में पूछ सकता है और पूछ भी रखा है कि पृथक निर्वाचक मंडल होता क्या है। तो देखो पृथक निर्वाचक मंडल का मतलब होता है कि जैसे मान लेते हैं हमने ST वर्ग के लिए एक क्षेत्र को हमने
ये आरक्षित कर दिया। पृथक निर्वाचन मंडल ये कहता है या पृथक निर्वाचन क्षेत्र ये कहता है कि एक विशेष जाति के लिए क्या होता है, उस एक निर्वाचन क्षेत्र को मतलब रिजर्व घोषित कर दिया जाता है। ठीक है, मतलब एक निर्वाचन क्षेत्र को हम एक विशेष जाति के लिए क्या करते हैं, आरक्षित कर देते हैं। अब ऐसे में क्या होगा कि जैसे मान लेते एसटी के लिए घोषित कर दिया गया पृथक निर्वाचन क्षेत्र, तो ऐसे केस में जो यहाँ से व्यक्ति खड़ा होगा वो एसटी ही होगा और जिसको वोट डालेगा वो भी एसटी ही होगा। इसका मतलब इस क्षेत्र के अंदर जो ब्राह्मण रहने वाला होगा उसका वोट डालने का अधिकार छीन जाएगा, क्योंकि वोट नहीं डाल पाएगा वो। इसको कहते हैं हम पृथक निर्वाचक मंडल। इसमें क्या होता है, किसी एक जाति के लिए, ठीक है, या तो धर्म के लिए एक निर्वाचन क्षेत्र को आरक्षित कर दिया जाता है, जिसमें उस जो कैंडिडेट होगा, जो उम्मीदवार होगा, वो भी उसी जाति या धर्म का होना चाहिए और जो वोट डालेंगे वो भी उसी जाति धर्म के होने चाहिए। बाकी जाति धर्मों का ना तो वहां से खड़ा हो सकता, ना ही अपना मत डाल सकता है। ये बात कहता है पृथक निर्वाचक मंडल। ब्रिटिश सरकार ने इसकी शुरुआत की। ठीक है, तो हमारे जो नीति निर्माता थे, ठीक है, हमारे जो उस समय के जो नेता थे कांग्रेस के, उन्होंने इसका पूरी तरीके से विरोध किया, क्योंकि उनका मानना था कि उनको अगर ऐसा भारत मिलेगा, ऐसे भारत के टुकड़े टुकड़े बांट दिए जाएंगे, तो जो हम अखंड भारत का सपना देख रहे हैं वो टूट जाएगा। ये रीजन रहता है कि मतलब जो कांग्रेस के बड़े बड़े लीडर्स हैं वो इसका विरोध करते हैं, गांधी जी भी इसका विरोध करते हैं। तो ये रीजन रहता है कि बाद में जाके क्या है, आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र इस व्यवस्था को अपना लिया जाता है। मतलब पृथक निर्वाचन मंडल इसको खारिज कर दिया जाता है और आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र को अपना लिया जाता है। इसमें क्या होता है कि एक जातीय धर्म के लिए हम क्या करते हैं, एक निर्वाचन क्षेत्र को आरक्षित कर देते हैं, लेकिन इसमें खड़ा तो केवल जैसे मान लेते एसटी के लिए किया है, तो एसटी वाला वर्ग ही यहाँ से इलेक्शन लड़ेगा, लेकिन वोट हर कोई डालेगा। इसको ब्राह्मण भी डालेगा, क्षत्रिय भी डालेगा, मतलब जो सारी जाति सारे धर्म के लोग इसको वोट डालेंगे। ये कहता है आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र। तब देख लेते हैं क्या क्या इसके पीछे क्या क्या रीजन है। तो आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र के, तो दलितों तथा पिछड़े वर्गों को उचित और न्यायपूर्ण प्रतिनिधित्व सुनिश्चित कराने के लिए इसे अपनाया गया था। संविधान अनुसूचित जाति, इसको कहते हैं हम एसटी, और अनुसूचित जनजाति, इसको कहते हैं एसटी, के लिए लोकसभा तथा राज्य विधानसभा के चुनाव में इनके लिए सीटों का आरक्षण किया गया है। ये हमारे संविधान में प्रावधान है। ठीक है, प्रारंभ में जो व्यवस्था थी 10 वर्षों के लिए लागू की गई थी, कि पिछले 10 क्योंकि जब 1950 के अंदर हमारा संविधान लागू हुआ तो ये कहा गया कि 10 साल 1960 तक ये क्या होगा, ये व्यवस्था लागू होगी, ताकि जो समाज का जो पिछड़ा वर्ग है वो भी मुख्य धारा में आ सके। परंतु वर्तमान में संशोधन, जितने भी जो सरकारें हैं संशोधन कर करके इसको आगे बढ़ाते गए। वर्तमान में 2030 तक आगे बढ़ा दिया गया है। इसके अलावा देखो, लोकसभा में 543 में से 84 सीटें अनुसूचित जाति के पास है, मतलब एसटी के पास है, और 47 सीटें जो एससी के पास अनुसूचित जाति, इसके पास 84 है, और 47 सीटें एसटी के पास है, अनुसूचित जनजाति। ठीक है, इनके पास ये आरक्षित की गई है। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला देखो, परिसीमन आयोग। देखो ये क्या काम करता है, तो निर्वाचन क्षेत्र का आरक्षण कैसे होगा, ये जो फैसला ये परिसीमन आयोग करती है। ठीक है, कि कौन सा निर्वाचन क्षेत्र किस जाति के लिए आरक्षित करना है, इसका फैसला लेने का काम ये परिसीमन आयोग करती है। यह राष्ट्रपति जो राष्ट्रपति है वो परिसीमन आयोग को गठित करती है, और यह चुनाव आयोग के साथ मिलकर कार्य करती है। यह आबादी के हिसाब से आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र घोषित करती है। ठीक है, जिस क्षेत्र में ज्यादा मतलब जिस जाति के लोग ज्यादा होंगे उस हिसाब से, जैसे मान लेते हैं किसी क्षेत्र के अंदर एसटी वर्ग ज्यादा है, तो उस क्षेत्र को ज्यादा चांस है कि एसटी वर्ग के लिए घोषित कर दिया जाता है आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र। ठीक है, अगला देखते हैं, आगे देखते हैं। अगला टॉपिक है स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव। ठीक है, इसमें हमें देखने को मिलता है सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार और चुनाव लड़ने का अधिकार। अब इसमें क्या है देखो, तो लोकतांत्रिक देशों में चुनाव के दौरान प्रत्येक वयस्क नागरिक को मत देने का अधिकार होता है। इसे सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार कहते हैं। 1989 तक ये 21 साल था, कहने का मतलब 1989 तक जो था तो 21 साल का जो व्यक्ति है वही वोट डाल सकता था। 21 साल और उसके ऊपर वाले जो उम्र के व्यक्ति हैं ये इनको वयस्क कहा जाता था और यही वोट डाल सकते थे। लेकिन संविधान में एक संशोधन किया गया और इसके द्वारा इसकी जो एज है उसको 1989 में ही घटाकर 18 साल कर दिया गया। मतलब स्टार्टिंग में 21 साल था वोट डालने की उम्र, लेकिन फिर 1989 में संशोधन हुआ और इसको कर दिया गया 18 साल। इसके अलावा देखो, प्रत्येक नागरिक को चुनाव में खड़ा होने तथा जनता के प्रतिनिधि होने का भी अधिकार है। ठीक है, जनता जिस तरीके से वोट डालने का अधिकार है उसी तरीके से चुनाव लड़ने का भी अधिकार है उसका, लेकिन अलग अलग पदों के लिए न्यूनतम आयु अलग अलग होती है। जैसे वोट डालने के लिए तो 18 साल फिक्स हो गया है कि 18 साल उसके ऊपर का व्यक्ति वोट डाल सकता है, लेकिन इलेक्शन लड़ना है तो इलेक्शन तो लड़ सकता है, लेकिन अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग एज और कुछ क्राइटेरिया है। ठीक है, जैसे
लोकसभा तथा राज्य विधानसभा का अगर चुनाव लड़ना है तो न्यूनतम आयु 25 साल होना चाहिए। और राज्यसभा का जो क्या है, सांसद बनना है, राज्यसभा का इलेक्शन लड़ना है तो उसके लिए न्यूनतम आयु होना चाहिए 30 साल। इसके अलावा किसी को राष्ट्रपति का इलेक्शन लड़ना है, ठीक है, राष्ट्रपति के लिए क्या है, ये उम्र जो है 35 साल है, ठीक है, तो इसको भी याद रखना। अगला है देखो, स्वतंत्र निर्वाचन आयोग, ये वो संस्था है जो देश के अंदर इलेक्शन करवाती है, कि ये बिल्कुल स्वतंत्र संस्था है। इस पे किसी ना तो किसी पोस्ट का, ठीक है, ना ही किसी राजनेता का या फिर ना ही किसी और सरकारी कर्मचारी का किसी प्रकार का इसमें कोई प्रेशर नहीं होता, बिल्कुल स्वतंत्र है, अलग इस अपना एक मतलब संस्था है जो कि इलेक्शन को देखती है। यही रीजन है कि देश के अंदर, भारत देश के अंदर जो इलेक्शन है वो स्वतंत्र और निष्पक्ष रूप से हो पाता है, ठीक है। इसको देखते हैं आगे। तो देखो, इसमें भारतीय संविधान का अनुच्छेद है 324, निर्वाचन के लिए मतदाता सूची तैयार करना, चुनाव के संचालन का अधीक्षण, निर्देशन, नियंत्रण का अधिकार एक स्वतंत्र निर्वाचन आयोग को देता है। मतलब संविधान का अनुच्छेद 324 ये पावर देता है चुनाव आयोग को कि वो मतदाता सूची तैयार करे और चुनाव से संबंधित जितने भी जो नीति निर्देश वगैरह है उनको जारी करे। ये बात कहता है अनुच्छेद 324। भारत के जो निर्वाचन आयोग की मदद करने के लिए प्रत्येक राज्य में एक मुख्य निर्वाचन अधिकारी होता है। हर एक राज्य में निर्वाचन आयोग स्थानीय चुनाव के लिए उत्तरदायी नहीं होता है। मतलब जो निर्वाचन आयोग है, ये संस्था है, ये संस्था जो है वो स्थानीय चुनावों के लिए उत्तरदायी नहीं होता है। जैसे एमसीडी का इलेक्शन कराना है, ठीक है, या पंचायत का इलेक्शन कराना है तो उसके लिए उत्तरदायी नहीं होता है। इसका जो चुनाव होता है वो राज्य चुनाव आयोग करता है, ठीक है, दोनों अलग अलग है। चुनाव आयोग अलग है, राज्य चुनाव आयुक्त अलग है। राज्य चुनाव आयुक्त ये क्या कहता है, ये स्थानीय जो इलेक्शन होता है जैसे एमसीडी हो गया, ठीक है, इसके अलावा जो पंचायत वगैरह के जो इलेक्शन है वो ये राज्य चुनाव आयुक्त कराता है, लेकिन बाकी जो इलेक्शन है वो निर्वाचन आयोग कराता है। भारत का जो निर्वाचन आयोग है 1989 से पहले एक सदस्य था, लेकिन 1989 के आम चुनाव में इसे बहु सदस्य बना दिया गया। मतलब दो, जैसे एक तो मुख्य चुनाव आयुक्त होता ही होता है, इसके अलावा दो और सदस्य को इसमें जोड़ दिया गया था। तो इसी तरीके से 1989 में जो बहु सदस्य बन गया था वो 3 सदस्य वाला हो चुका था ये, परंतु चुनाव के बाद इसे पुनः एक सदस्य बना दिया गया और 1993 में दोबारा इसे 2 निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति हुई और जो निर्वाचन आयोग वो बहु सदस्य हो गया। इसका मतलब 3 सदस्य हो गया। इन 3 सदस्यों में से देखो क्या, एक होता है मुख्य निर्वाचन आयोग, ये इसका हेड होता है 3 में से, ठीक है, और बाकी जो 2 है वो निर्वाचन आयोग बचे। तो निर्वाचन आयोग, ये मुख्य निर्वाचन आयोग। तो इस तरह से 3 सदस्य ये बन गया। 1993 से लेकर अभी तक ये 3 सदस्य में ही, मतलब बहु सदस्य वाले ही संस्था है। इसके अलावा मुख्य निर्वाचन आयुक्त का जो कार्यकाल है, न सिर्फ मुख्य निर्वाचन आयुक्त, जितने जो निर्वाचन आयुक्त उनका कार्यकाल 6 वर्ष होता है या फिर 65 साल, जो सबसे पहले हो जाए उस हिसाब से उनको रिटायर हो जाएगा। जैसे एक जो व्यक्ति, जैसे वो 6 साल तक वो मुख्य निर्वाचन आयुक्त रह सकता है। अब 6 साल से पहले मान लेते 4 साल के अंदर अंदर वो 65 साल का हो गया तो उसको रिटायर होना पड़ेगा, ठीक है। तो जो सबसे पहले हो जाए उस हिसाब से उनका कार्यकाल चलता है। इसके अलावा अगर आगे देखते हैं, भारत के जो निर्वाचन आयोग है या जो चुनाव आयुक्त है, ठीक है, उसका कार्य क्या है। देखो, निर्वाचन आयोग या चुनाव आयोग का कार्य क्या है, तो उनका जो कार्य की बात करें तो मतदाता सूची को तैयार करना पहला काम है। वह चुनाव का वक्त और चुनाव का पूर्ण कार्यक्रम निश्चित करता है। इसके लिए निर्वाचन आयोग राजनीतिक दलों को मान्यता देता है और जो क्या है, अगर चुनाव आयोग को लगे कि चुनाव ठीक प्रकार से नहीं हो रहा तो वो किसी विशेष निर्वाचन क्षेत्र में चुनाव को रद्द भी करवा सकता है। तो ये इनके कुछ प्रमुख कार्य हैं। ये चुनाव आयोग के भी कार्य हैं, ठीक है, और मुख्य चुनाव आयुक्त के भी कार्य हैं। दोनों ये पूछ सकता है, तो याद रखना इसको। इसके अलावा ये जो है लास्ट टॉपिक है, इसको देख लेते हैं। तो चुनाव सुधार, देखो इलेक्शन तो हो रहा है लेकिन जाहिर सी बात है जो देश के अंदर इलेक्शन है वो पूरी तरीके से इस मतलब जो निष्पक्ष होना चाहिए वैसा नहीं हो रहा है। तो उसके कुछ सजेशन है जो इसके जो देश में जो चुनाव व्यवस्था है इसको और किस तरीके से सुधारा जा सकता है, इम्प्रूव किया जा सकता है। तो उसके लिए कुछ सजेशन है। जैसे पहला, संसद तथा विधानसभाओं में एक तिहाई, मतलब देखो जो संसद हो गया और जो राज्य की विधानसभाएं हैं उसमें 1/3 सीटें, मतलब 33% जो सीटें होने चाहिए वो महिलाओं के लिए आरक्षण होना चाहिए, क्योंकि महिलाओं का प्रतिशत बहुत अच्छा नहीं रहा है। आज़ादी के 77 साल हो चुके हैं लेकिन आज भी महिलाओं और देखो मेल और फीमेल की तुलना करें चाहे वो राज्य विधानसभा हो या संसद के अंदर, तो आपको बराबरी का देखने को नहीं मिलेगा। आज भी महिलाओं का प्रतिशत बहुत ज़्यादा नहीं है उसमें।
इसलिए जिस तरीके से SC/ST को आरक्षण मिला हुआ उसी तरीके से महिलाओं के लिए भी आरक्षण की व्यवस्था ऐसा मतलब किया जाना चाहिए। ये कि वो है ये मतलब एक तरह का सजेशन है कि महिलाओं को भी आरक्षण मिलना चाहिए। इसके अलावा चुनावी राजनीति में धन के असर को नियंत्रित करने हेतु ज्यादा कठोर प्रावधान होना चाहिए, क्योंकि पैसा बहुत ज्यादा खर्च होता है, ठीक है, तो इसको भी एक नियंत्रण होना चाहिए। इसके अलावा जिस उम्मीदवार के खिलाफ फौजदारी का यहाँ पे गलत हो गया, मतलब अगर एक जो उम्मीदवार है उसके पास फौजदारी में जाते जैसे चोरी डकैती, ठीक है, इसके अलावा मतलब कि जैसे किसी ने किसी का मर्डर कर दिया, ये फौजदारी मामले आते हैं। तो ऐसे केसेस चल रहे हैं तो उसको चुनाव लड़ने से रोक दिया जाना चाहिए कि वो चुनाव नहीं लड़ सकता। इसके अलावा चुनाव प्रचार में जाति और धर्म के आधार पर जो किए जाने वाले भेदभाव उसको पूर्णतः प्रतिबंधित कर देना चाहिए। और राजनीतिक दलों की कार्य प्रणाली जो होनी चाहिए वो पारदर्शी और लोकतांत्रिक होनी चाहिए। तो ये कुछ सजेशन है जो कि हमारे देश के जो इलेक्शन हो रहे हैं उसमें इन सब चीज़ों को भी फॉलो किया जाना चाहिए। कुछ सजेशन है कि जो चुनाव व्यवस्था उसको ठीक प्रकार से किया जा सके। इससे क्या होगा कि जो हमारी जो चुनाव की व्यवस्था है ये और निष्पक्ष होगी और ये पारदर्शी होगी। तो इस प्रकार से इस चैप्टर को हमने खत्म कर दिया। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट